नमस्कार दोस्तों, ये कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कुछ ही दिन पुरानी है। करीब 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे के बहू से 2 लाख रुपए की मांग करता है। कहता है कि बेटा, मुझे 2 लाख की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दोगे? बहू ने यह बात सुनी और सुनने के बाद उसे बड़ा अटपटा सा महसूस हो। वह अपने पति से पूछती है और कहती है कि आपके पापा मुझसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बेटे ने जैसी बात सुनी थोड़ा अजीब लगने लगा, उसे थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर वो थोड़ा सोचकर अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारे पास हो तो दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं 1-2 दिन में तुमको ला कर देता हूँ। पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास है पैसे, लेकिन मैं यह जानना चाहती थी कि पापा जी इतने पैसों का करेंगे क्या, क्योंकि आज तक पापा ने मुझसे कभी इतना पैसा नहीं मांगा है और अचानक से कैसे इतने ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। और वह 2 लाख रुपए लेकर अपने पापा ससुर जी को दे देती है। वक्त गुजरता है करीब 10 से 12 दिन। फिर से वह अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? बेटा अपने पापा की बात सुनकर कहता है कि पापा, आपको इतनी पैसे की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? तभी पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि मैंने तुमको इतने साल पाला पोसा, करोड़ों रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए, कभी मैंने तुमसे पूछा? कभी तुमको मैंने कुछ बताया? आज मुझे ज़रूरत है तो तुम मुझे एक एक बात पूछ रहे हो। बेटे ने जब इतनी सारी बातें सुनी, बेटा कहता है, पापा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको 5 लाख रुपए तुरंत देता हूँ। बेटे ने तुरंत 5 लाख रुपए का इंतजाम किया और अपने पापा को दे दिए। इसी बीच बेटे के मन में कुछ सवाल गूंज रहे थे कि पापा इतने पैसों का क्या कर रहे हैं? जिस बाप के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिनके खातों में करोड़ों रुपए, आखिरकार वे अपने बेटे बहू से 5 लाख रुपए क्यों मांग रहे हैं? इसी को सोचकर उसके बेटे ने अपनी ओर से थोड़ा छानबीन करने की कोशिश की। आखिरकार उनके पिताजी इतने सारे पैसे को कहाँ खर्च कर रहे हैं? तो पता चलता है कि उस 80 साल के बुजुर्ग आदमी के संपर्क में 2 लड़कियां नहीं बल्कि 4-4 लड़कियां हैं। साथ ही पिछले 21 महीनों में उसके पिताजी ने 734 बार करीब 9 करोड़ रुपए किसी और के खाते में 737 बार ट्रांसफर कर दिए हैं। यह जानते ही उसके बेटे के पैरों को नीचों से जमीन सरक जाती है कि उसके पिताजी के साथ इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैम हो चुका है। जब उसके पिताजी को ये सारी बातें बताई जाती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, क्योंकि इस बात के सदमे से वे बाहर ही निकल नहीं पा रहे थे। फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। आगे जो होता है वह वाकई में बहुत सोचने वाली बात है। जिसने भी ये सुना सब के सब हैरान रह जाते हैं कि स्कैम इंडिया में कितनी अलग अलग तरह से बढ़ चुकी है। आज की यह सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये है महाराष्ट्र के मुंबई से। दरअसल अप्रैल 2023 की बात है। 78 साल का यह व्यक्ति, जो कि अपने काम से काम, यानी कि अब उनका बेटा और उनकी बहू ही साथ में रहते, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। वो मोबाइल के अलग अलग सोशल मीडिया पन्ने पर वक्त गुजारा करते थे। इसी बीच उनको एक खूबसूरत लड़की पर नज़र पड़ती है फेसबुक पर। जब वह उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट डिलीट कर दिया जाता है। फिर उसी नंबर से 2 दिन बाद उधर से लड़की की ओर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, तो ये ज़रा सोचकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इधर से भी, यानी कि उस लड़की का नाम होता है सारभी। इसके बाद उन दोनों के बीच में डेली बातचीत होने लगती है मैसेंजर के माध्यम से। उस सारभी नाम की महिला, मैं बात तो नहीं करना चाहती, दरअसल मैं तलाकशुदा हूँ, मेरे पास एक छोटा बेटा है, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, इसलिए किसी से बात करने में डर लगता है। आज की दुनिया में सब शरीर के भूखे हैं, जिसको देखो वह पीछे पड़े हुए रहते हैं, इसलिए मैं आपको जब देखी तो मुझे भी वैसा ही फील हुआ। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। कुछ इस तरह की बात जब सुनाई तो इस 80 साल के बुजुर्ग के दिल में उसके लिए साफ दिल वाली छवि बैठ गई और वह कहती है कि मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया है, आप काफ़ी साफ दिल, नेक दिल वाले आदमी लगते हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब मैं आपसे हमेशा बात करना चाह रही हूँ। उधर वह महिला तलाकशुदा होती है, उसके पास एक बेटा होता है, क्योंकि ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। साथ ही वह दिन भर मोबाइल चलाकर दिन काट रहे हैं। अब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले मैसेंजर पर, फिर उसके बाद व्हाट्सएप नंबर भी एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया जाता है। दिन हो या रात हो, जब चाहे वह एक दूसरे से वीडियो कॉल पर हो या वॉइस कॉल पर बात किया करते हैं। अब तक इस बुजुर्ग आदमी की ज़िंदगी में जो अकेलापन था, खालीपन था, वह दूर हो चुका था। वे दिन रात एक दूसरे से खूब सारी बातें किया करते थे। इसी बीच एक दिन अचानक इनका संपर्क टूट जाता है और पूरी तरह से 2-3 दिनों तक बातचीत टोटल बंद हो जाता है। इधर 78 साल के व्यक्ति के दिल में बहुत सारे चिंताएं
पैदा हो जाती है। वे उतावला हो जाता है कि मैं क्या करूं जिससे उससे मेरी बात हो सके। इसी बीच 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार मैसेज आता है और साथ ही कॉल भी आता है और फिर से दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। तो वह पूछता है कि तुमने 3-4 दिन मुझसे बात क्यों नहीं की, क्या दिक्कत आ गई थी, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तो वह कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही बीमार था, मैं उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर आई हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं। उस व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और उसे दया आ गया और उसने कहा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, जहाँ चाहे वहाँ उसका इलाज कराओ, पैसों की चिंता मत करो, मैं वो सब देख लूँगा। हम दोनों अब पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे की परेशानी में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। इस तरह की बात चालू हो जाती है। इसके बाद उस लड़के का इलाज शुरू हो जाता है और इलाज के चलते चलते भी यानी कि करीब 2-4 महीने बीत जाते हैं। इन दोनों के आपस में बहुत अच्छे से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद अचानक फिर से कम्युनिकेट पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब उस बुजुर्ग आदमी ने इस महिला से बात करने की तमाम कोशिशें को नाकाम हो जाती है। लेकिन एक दिन एक कविता नाम की लड़की का कॉल आता है। जैसे ही फ़ोन आता है वो कहती है कि मैं सारभी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और तुम कैसे हो बताओ, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। यह बात सुनकर बुजुर्ग आदमी के पहले ही तारीफ शुरू हो जाती है। जैसे ही तारीफों का सिलसिला बढ़ता है तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। इसी बीच इन दोनों की बातचीत ऐसे ही कुछ शुरू हो जाती है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। दरअसल उस कविता नाम की महिला जो कि सारभी की दोस्त बताई जा रही थी, उसने उस बुजुर्ग आदमी से फ़ोन पर बात करना शुरू कर दिया और वह बहुत ज़्यादा अश्लील बातें करती थी, गंदी बातें करती थी, ऐसी बातें करती थी जिससे बुजुर्ग आदमी को बात करने में हिचकिचाहट होने लगती। इसी बीच उस बुजुर्ग आदमी को बातचीत करने से थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा और थोड़ी खुशी भी होने लगती। देखते देखते वो कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, बातचीत का पता नहीं चल पाता। यह सब कुछ जो चल रहा था वह ऑनलाइन से सीधा फ़ोटो एक दूसरे को शेयर करने से लेकर वीडियो कॉल पर बात करने तक पहुंच जाती है। बस इतना ही नहीं बल्कि एक दूसरे का कपड़े उतारने तक की भी वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। जहां देखो दिन हो या रात हो, हॉल हो या किचन हो या बाथरूम हो, हर जगह वीडियो कॉल पे बात होना चालू हो जाता है। अब इसके बाद उसने कविता नाम की इस महिला ने इस आदमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मुझे तुमसे पैसे की ज़रूरत है और तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा इस वीडियो को ऑनलाइन अपलोड कर दूंगी। वो जैसे जैसे कहते जा रही थी, ये बुजुर्ग आदमी वैसे वैसे करते जा रहे थे। अप्रैल 2023 की यह कहानी शुरू हुई थी और टाइम ऐसे बीतने लगा कि नवंबर 2023 का टाइम आ जाता है। फिर अगला साल 2024 की कहानी भी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कविता की डिमांडें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी और अचानक कविता ने भी एक दिन पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद एक नाज नाम की लड़की का कॉल आता है। वो कहती है कि मैं सारभी की सबसे छोटी बहन बोल रही हूँ और सारभी ने मुझे बात करने को बोला है। आपको लगता है कि मैं उसकी छोटी बहन नहीं हूँ तो व्हाट्सएप चैट भी देख लीजिए, मैं आपको सेंड करती हूँ, जो आप दोनों ने मिलकर बात की थी। जैसे यह बात सुनी तो उस बुजुर्ग आदमी को अच्छा लगने लगा कि बहुत दिनों बाद आखिरकार सारभी का कुछ खबर मिल पाया है। तो सारभी के बारे में बातचीत करने लगता है तो लड़की उधर से रोने लगती है। रोते रोते कहानी सुनाती है। कहती है कि मैं उसका जो बच्चा था बहुत ज़्यादा बीमार था, वो ठीक हो जाता है, लेकिन अब सारभी बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया है, उसका इलाज चल रहा है और इलाज के लिए कुछ भी पैसे नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद कर दीजिए। अब इस नाज नाम की महिला ने सारभी के लिए छोटी बहन बनकर बात की थी और इस बुजुर्ग व्यक्ति से मदद मांगने लगती है। आखिरकार इस बुजुर्ग आदमी को उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि सारभी ने और इस बुजुर्ग आदमी ने कई दिनों तक बहुत अच्छी बातें की थी और दोनों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था। पक्की वाली दोस्ती हो चुकी थी, दोनों की साफ सुथरी दोस्ती बन गई थी। वह वैसी नहीं थी जो कविता की जैसी थी। उसने कोई भी गलत काम आज तक नहीं किया था इस बुजुर्ग आदमी के साथ। अब नाज ने इलाज के लिए पैसे मांगे तो उस बुजुर्ग आदमी ने इलाज के नाम पर पैसे देने का वादा किया। वह लगातार जैसे जैसे डिमांड करती, ये बुजुर्ग आदमी वैसे वैसे उनको पैसे ट्रांसफ़र करता गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद नाज कहती थी कि साबरी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह मर चुकी है और उसके मरने की बाकायदा फ़ोटो खींचकर भेज देती है। तसल्ली दे दी जाती है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। आगे फिर से वक्त आगे बढ़ने लगता है और इसी बीच एक चौथी लड़की का एंट्री होता है जिसका नाम जास्मीन होता है। जास्मीन से भी ये बुजुर्ग आदमी का बातचीत शुरू हो जाता है।
जास्मीन शुरू से ही इतनी उतावली थी कि बहुत कम समय में ही उसने बुजुर्ग आदमी का दिल जीत लिया और पूरी तरह से उसे अपने जाल में जकड़ लिया। आखिरकार बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और वह कहती है कि मुझे कविता और तुम्हारे कुछ वीडियो मिले हैं, यदि तुमने मुझे मेरे हिसाब से मेरे डिमांड के अनुसार मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये सारे वीडियो फ़ोटो सोशल मीडिया वायरल कर दूंगी। और बुजुर्ग आदमी लगातार उलझता जा रहा था और उसे पता ही नहीं था कि वह अलग अलग 4 लड़कियों से बुरी तरह से खुद को लुटवा चुका है और ये चारों लड़कियों ने अपनी अपनी अलग अलग कहानियाँ रची थी। और इस बार जो जास्मीन लड़की थी वो कुछ ज़्यादा ही भयानक हो जाती है और वो कहती है कि अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो मैं तुम्हारे नाम से सुसाइड नोट लिखूंगी और अपनी जान दे दूंगी। और वह खुद लेटर लिखकर भी उसे वीडियो कॉल पर दिखाती है। इस लेटर का अगर जब पुलिस देखेगी तो पूरा मेरे मौत का इंजाम तुम्हारे ऊपर आएगा और बुढ़ापे में तुमको जेल जाना शोभा नहीं देगा। और वो बुजुर्ग आदमी फंसता चला जाता है और फंसते फंसते उसकी सारी जेब खाली हो चुकी थी, इसलिए उसके पास अब कोई पैसे नहीं बचे थे। उसने तमाम कोशिशें की। वो कहती है कि कहीं से भी इंतज़ाम करो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसा चाहिए। मेरे पास कोई भी पैसा नहीं बचा है, सारे पैसे मैं दे चुका हूँ, पूरी तरह से मेरा जेब खाली हो चुका है। पहले 2 लाख का इंतज़ाम करता है उसकी बहू से, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद अपने बेटे से 5 लाख की डिमांड करता है, फिर अपने बेटे से मांगता है। लेकिन जास्मीन को 5 लाख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसे फ़ायदा नहीं होता उतना। और इस बार जास्मीन को साफ साफ यह बात बता दिया जाता है कि अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, वो पूरी तरह से वो जेब से खाली हो चुका है। लेकिन इधर उसके बेटे को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वह जांच करता है अपने स्तर पर और बैंक जाकर पता करना शुरू कर देता है। तो उसे पता लगता है कि उसके खाते से लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए एक बार नहीं बल्कि 734 बार ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अलग अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से, यूपीआई से कुछ पैसे और कुछ एनएफसी से, कुछ तो चेक से भी दिया गया था। जब उसके बेटे को इतने सारे ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है तो वह 22 जुलाई 2025 को एक नंबर है टोल फ्री साइबर क्राइम का 1930, उस पर कॉल की जाती है और कॉल करने के बाद पूरी जानकारी पुलिस को बताया जाता है। इसके बाद नज़दीक पुलिस स्टेशन जाकर 6 अगस्त 2025 को एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी को यह पता चलता है कि उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हो चुका है तो वह अलग अलग तरह से कि उसके साथ अलग अलग 4 लड़कियों ने अलग अलग हमदर्दी जताकर उसे 8 करोड़ 70 लाख रुपए लूट लिए हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी तुरंत ही एक एंजाइटी के बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। उसे भूलने तथा डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है और अभी भी वह हॉस्पिटल पर ही है। उसकी सारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वह बोलने में भी असमर्थ हो जाता है, जिसका इलाज चल रहा है अभी भी। उसे ना तारीख याद रहता है ना दिन याद रहते हैं। वो अपने बेटे बहुओं को भी पहचान नहीं पा रहा। उसकी इस तरह की हालत हो चुकी है। दरअसल जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली 8 अगस्त 2025 को, तो ऐसा कोई वेब पोर्टल नहीं था, कोई ऐसा समाचार, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे यह बात नहीं पता चली हो। तमाम न्यूज़ अखबारों, न्यूज़ चैनलों में बाकायदा इस वीडियो को उस व्यक्ति के बारे में बताया गया और कंटिन्यू उसकी वीडियोस चलाई गई। साथ ही पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने के बाद उन आरोपियों को पकड़ने की तमाम कोशिशें शुरू कर दिया है और यह एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आदमी हो या औरत हो तो केवल एक ही हो सकता है जो चारों लड़कियां बनकर उसे लूट लिया, या फिर औरत हो सकती है या फिर एक आदमी, जो भी है कोई एक ही व्यक्ति है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यह है कि आपको भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि किसी के दिल को चोट पहुंचाना, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। फिर एक नई क्राइम वीडियो लेकर मैं आऊँगा बहुत जल्द।